लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हर दूसरे तीसरे दिन अपनी उंगलियों से काम चलाकर अपना गुजारा करने लगी। इस दौरान काफी लड़कों ने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को कोई लिफ्ट ना दी। मैं खामोशी से स्कूल और स्कूल से घर आती थी। यूं मेरे किसी से बात ना करने और ना ही किसी को लिफ्ट कराने से गली मोहल्ले में मेरी शोहरत एक शरीफ लड़की की बन गई। कॉलेज पहुंचने तक मैं अपने आप से बहुत ज्यादा लज्जत हासिल करती रही, और अब चूंकि मैं फुल जवान हो गई थी, इसलिए अब मेरा बदन उंगलियों के अलावा कुछ और चीज भी डिमांड करने लगा था। और चूंकि मैंने अपने आप से पक्का वादा किया हुआ था कि मैं बाहर किसी भी लड़के को लिफ्ट ना दूंगी, और मैं अपने वादे पर कायम थी, इसलिए मैंने किसी न किसी तरह अपने आप को संभाले रखा था। फिर मेरे बड़े भाई फाइक की शादी आ गई। भाई को एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, और वो वहाँ सेट होते ही उन्होंने अब्बा अम्मा को अपनी पसंद बता दी थी। भाई की पसंदीदा लड़की का नाम अतिया था, कि अम्मी और मेरी अम्मी आपस में दूर पार की कजन भी थी। वो लोग बहावलपुर रहते थे, और भाई ने अम्मा की फैमिली के किसी फंक्शन में अतिया भाभी को देखा था, और तब से उस पर लट्टू हो गया था। मेरे वालिदैन ने भाई की पसंद कबूल कर ली, और फिर अम्मा ने अपनी फैमिली की एक दो औरतें बीच में डाली और उन लोगों से अतिया भाभी के रिश्ते की बाबत पूछा, तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। उसकी एक वजह हम लोगों का खुशहाल होना, और दूसरी वजह लड़के की बहुत अच्छी जॉब होना थी, जबकि तीसरी और सबसे आखिरी वजह यह थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और ये एक तरह से उनकी पसंद की शादी थी। चुनाचा इधर से हाँ होते ही अम्मा अब्बा फैज भाई की बीवी और मैं बहावलपुर चले गए। और ना सिर्फ ये कि वहाँ जाकर हम फाइक भैया की मंगनी कर आए, बल्कि शादी की तारीख भी पक्की कर आए। बहावलपुर से वापस आते ही अम्मा ने बड़े जोरों शोर से फाइक भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। क्योंकि शादी में वक्त कम था, इसलिए हर काम जल्दी जल्दी में हो रहा था। और फिर इसी गहमा गहमी में शादी के दिन नजदीक आ गए। जैसे ही शादी के दिन करीब आए, अम्मा ने छोटे मोटे कामों के लिए अपने गांव से 2-3 कामे यानी के काम करने वाले मंगवा लिए थे, जो 2 औरतों और एक मर्द पर मुश्तमिल था। औरतें घर के कामकाज और खास कर किचन के काम के लिए थी, और मर्द, जिसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या था, पर सब उसको जेदा साईं कहकर बुलाते थे। जेदा साईं अच्छे डील डॉल वाला था, पक्की उम्र का, मजबूत जिस्म और गहरी सांवली रंग वाला था। हमारे घर हर गमी खुशी के मौके पर बाकी लोगों के साथ जेदा साईं जरूर आया करता था। इसके अलावा भी जेदा साईं का जब भी लाहौर आना होता, वो हमारे घर आया करता था, बल्कि हमारे पास ही रहा करता था। ये शख्स अम्मा लोगों का खानदानी नौकर था, इसलिए अम्मा इसका बड़ा लिहाज करती थी, और अपनी हर गमी खुशी के मौके पर उसे जरूर बुलाया करती थी। जेदा अच्छा खासा सियाना बयाना और अकल वाला आदमी था, और किसी तरफ से भी साईं ना लगता था। मुझे याद है कि एक दफा मैंने अम्मा से वैसे ही मजाक में पूछा था कि अम्मा, ये जेदा तो अच्छा खासा अकलमंद आदमी है, फिर इसे साईं साईं क्यों कहते हैं? तो अम्मा ने हंस कर जवाब दिया था कि बेटा, जेदे को साईं का खिताब तुम्हारे नाना ने दिया था। वो यूं के बचपन में ये बहुत सादा और मोटी अकल वाला बच्चा था, जिसको बड़ी मुश्किल से कोई बात समझाना पड़ती थी। एक दिन तंग आकर उन्होंने कह दिया कि अरे जेदे, तू तो साई लोग है। बस इसी दिन से साई का ये दुम छल्ला उसके नाम के साथ लग गया है। ये दोपहर का वक्त था जब जेदा साईं गांव की 2 औरतों को लेकर हमारे घर आ गया। चाय पानी के बाद अम्मा ने औरतों को तो मुख्तलिफ ड्यूटियों पर लगा दिया, और हस्बे मामूल जेदे को अपने पास बिठाकर उससे गांव का हाल अहवाल लेने लगे। मुझे याद है कि उस वक्त अम्मा चारपाई पर बैठी चावल साफ कर रही थी, और उनके सामने एक छोटी सी चौकी पर जेदा बैठा उनको गांव के हालात सुना रहा था, जो कि अम्मा बड़े शौक से न सिर्फ सुन रही थी, बल्कि बीच बीच में कुरेद कर मुख्तलिफ सवालात भी पूछे जा रहे थे कि फलां के बारे में बताओ, वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरे लिए ये खासा बोरिंग सब्जेक्ट होता था, इसलिए जैसे ही जेदे साईं ने गांव की रवादात सुनानी शुरू कर दी, तो मैं किसी हीले बहाने से वहाँ से खिसक आई। मेरी देखा देखी वहाँ पर बैठी और भी रिश्तेदार खवातीन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसकना शुरू हो गई, और हस्बे मामूल आखिर में अम्मा और जेदा साईं ही रह गए।
जो बड़े जोश में अम्मा से गांव के हालात शेयर कर रहा था। यहाँ मैं आपको एक बात की वजाहत कर दूं कि बरामदे में जिस जगह अम्मा बैठी चावल साफ कर रही थी, वो जगह मेरे कमरे की खिड़की के ऐन सामने थी और पोजीशन ये थी कि मेरी खिड़की से थोड़ी ही दूर चारपाई पर अम्मा बैठी थी और अम्मा के ऐन सामने जिस चौकी पर जेदा साईं बैठा अम्मा को गांव के हालात से आगाह कर रहा था, वो जगह मेरे कमरे की खिड़की के बिल्कुल नीचे वाक़या थी। जेदे और अम्मा से उठकर मैं सीधी ड्राइंग रूम चली गई थी, जहां पर फैज भाभी की बेगम अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी और टॉपिक यही शादी की तैयारियां थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाभी मुझे देखकर हंसते हुए बोली, क्या सूरत हाल है अम्मी के पिंड की? तो मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, जेदा साईं अभी शुरू ही हुआ था कि मैं वहां से खिसक आई हूँ। ये कहकर मैं उनके सामने सोफे पर जा बैठी और हम बातें करने लगे। दौराने गुफ्तगू भाभी की एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारा शादी का सूट कैसा है? तो भाभी ने अपने सूट की तफसील बतानी शुरू कर दी और फिर कपड़ों से होती हुई बात जूतों के टॉपिक पर आ गई। जैसे ही जूतों का टॉपिक शुरू हुआ तो भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, यार जूती तो हुमा लेकर आई है, थोड़ी महंगी है पर क्या यूनिक स्टाइल है उसका। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, हुमा जरा अपनी मेहरून वाली जूती तो लेकर आना, जो कल शाम तुम अम्मी के साथ लिबर्टी से लाई थी। मैंने भाभी की बात सुनी और जी अच्छा कहकर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई, सामने रैक पर वो मेहरून रंग वाली जूती डिब्बे में पड़ी थी। मैं चलती हुई रैक के पास पहुंची और हाँ, मैं आपको ये बात बताना तो भूल ही गई हूँ कि मेरा जूतियों वाला रैक खिड़की के पास रखा हुआ था और दिन के वक्त अमूमन मैं अपनी खिड़की के दोनों पट खुले रखती थी। इस जमाने में मेरी खिड़की पर बारीक सी लोहे की जाली लगी होती है और जैसा कि आपको पता है कि इस जाली का ये कमाल है कि अगर कमरे अंदर से रोशन हो, यानी कि कमरे की लाइट ऑन हो, तो बाहर वाले को अंदर का सीन नजर आता है और अगर कमरा रोशन ना हो तो बाहर से कुछ नजर नहीं आता। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं चलती हुई गई और रैक से अपनी जूती का डिब्बा उठाया और वापस होते ही हंसते आते एक नजर बाहर डाली तो सामने अम्मा और जेदा बैठे नजर आए। मैंने एक नजर उन पर डाली और जैसे ही वापस मुड़ी मेरे कानों में अम्मा की खिनखिनाती हुई आवाज सुनाई दी। वो जेदे साईं की तरफ देखकर कह रही थी, ऐ शैतान हजे मरिया नहीं। अम्मा की बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई कि अम्मा साईं से किस शैतान के मरने के बारे की बात कर रही है। फिर मैं महज अपना तजस्सुस दूर करने के लिए खिड़की के और करीब चली गई और कान लगाकर जेदे और अम्मा और साईं के दरमियान होने वाली बातें सुनने लगी। क्योंकि मेरे कमरे की लाइट ऑफ थी, इसलिए मुझे बाहर से देखे जाने का कोई डर न था। अम्मा की बात सुनकर साईं बोला, बाजी ए शैतान ते मरिया हो सी, पर तुहाडे सोने जे पट वेख के एदे कोलों रहा नहीं गया। बाजी ये शैतान तो मरा हुआ था, लेकिन आपकी खूबसूरत रानें देखकर इससे रहा नहीं गया। जेदे की बात सुनकर मैंने एकदम अम्मा की तरफ देखा तो वो वाकई ही वो चारपाई पर इस जाविये से बैठी हुई थी कि जिससे उनकी बड़ी सी हिप और मोटी मोटी लेकिन दिलकश रानें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है कि अम्मा की दिल फरेब हिप देखकर ही साईं का शैतान खड़ा हुआ था। अम्मा और जेदे की ये गुफ्तगू सुनकर मेरा रंग सुर्ख हो गया। इधर अम्मा साईं की बातें सुनकर कह रही थी, अब मेरी रानें कहाँ खूबसूरत रही हैं, किसी जमाने में ये बड़ी बम्ब होती थी। तो साईं कहने लगा, नीलो बाजी आपकी रानें और हिप अब भी बड़ी बम्ब है। देखो ना बाजी, इन पर एक नजर पड़ते ही मेरा शैतान खड़ा हो गया। चूंकि जेदे साईं की मेरी तरफ पुश्त थी, इसलिए मुझे उसका शैतान नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अम्मा की तरफ देखा तो उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उनकी नजरें साईं की दोनों टांगों के ऐन बीच में गड़ी हुई थी और वो बड़े गौर से जेदे साईं की तरफ देखते हुए कह रही थी, जेदे अपनी धोती को थोड़ा और खोल और अपना सारा शैतान मेरे सामने कर। अम्मा की बात सुनकर मैंने साईं की तरफ देखा तो चौकी पर बैठे बैठे वो अपनी दोनों टांगों को मजीद खोल रहा था और फिर शायद उसने अपने शैतान को पूरा बरहना कर लिया था, क्योंकि मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो जेदे साईं की टांगों के दरमियान देखते हुए अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी और जेदे का शैतान देखते हुए उनके गाल जोश की वजह से टिमटिमा रहे थे और अम्मा की आंखों में साईं के लिए शहवत साफ नजर आ रही थी। अम्मा ने कुछ देर तक जेदे के शैतान को बड़े गौर से देखा और फिर अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोली, तेरा शैतान
पहले से कुछ ज्यादा बड़ा और मोटा नहीं हो गया। तो मैंने देखा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।